हेलो स्टूडेंट, आज अपन हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई जो रचना है आत्म परिचय उसको पढ़ेंगे। आत्म परिचय वैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में इस प्रकार से नहीं लिखी हुई है। इन्होंने जो है अपने जीवन शैली के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन का जीवन जो है काव्य जगत में इन्होंने जो है अपने जीवन के अंदर जो सफलताएं प्राप्त की वो किस प्रकार से आगे बढ़े। वो आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया का जो रीति रिवाज है इसके अंदर जो किस प्रकार से लोगों का जीवन शैली होती है, हरिवंश राय बच्चन की जो विचारधारा है वो उससे हटकर है। हरिवंश राय बच्चन ने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम इन्होंने हालावादी दर्शन दिया है। ये जो इनकी थिंकिंग है, जो थॉट्स है, जो इनका सोचने का तरीका है, उसको इन्होंने एक अलग नाम दिया है हालावादी दर्शन। क्योंकि कोई भी कवि या लेखक किसी प्रकार की बात लिखता है तो उसमें उसकी सोच नीत होती है, वो ये बताता है कि वो किस संदर्भ में लिख रहा है, किस बारे में लिख रहा है। तो हरिवंश राय बच्चन ने जो अपने बारे में परिचय दिया है, जो अपनी सोच के बारे में, जो अपनी थिंकिंग के बारे में, जो अपनी विचारधारा के बारे में, देखो आत्म परिचय का मतलब ये नहीं दिया इन्होंने कि मेरा नाम हरिवंश राय बच्चन है, मेरे पिता का नाम ये है, मतलब बायोडाटा नहीं दिया इन्होंने, जिसको एक बायोडाटा बोलते हैं ना कि कंप्लीट अपना इंट्रोडक्शन देना, तो वो आत्म परिचय नहीं है। आत्म परिचय मतलब व्यवहारिक रूप से दिया है, अपने व्यवहार के बारे में बताया कि मैं क्या हूं, हरिवंश राय बच्चन क्या है, उसकी सोच कैसी है, विचारधारा कैसी है, वो किस विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति है। तो बहुत सी बातें इन्होंने यहां पर बताई है। मैं आपको बता दूं, हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य जगत के एक ऐसे कवि वे हैं जिनकी विचारधारा किसी और कवि से नहीं मिलती है, ना भक्ति काल से मिलती है, ना छायावादी काल से मिलती है, ना रीति काल से, ना आधुनिक कवियों से मिलती है। इनकी जो थिंकिंग है, जो विचारधारा सोच है, वो आपके हालावादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। अपने हिंदी के जितने भी कवि वे हैं उनमें से किसी भी कवि की विचारधारा हरिवंश राय से मिलती जुलती नहीं है। इन्होंने जो अपने विषय लिखे हैं वो अलग ही प्रकार के हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने, मधु कलश है, मधुबाला है, मधुशाला है, नीड़ का निर्माण फिर है, क्या भूलूं क्या याद करूं, गजब की रचनाएं लिखी है। मैं आपको यहां बताता चलूं कि हरिवंश राय बच्चन अपने जो हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड के किंग कह लो या बॉलीवुड के बादशाह कह लो या बॉलीवुड के शहंशाह कह लो, बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन, यद्यपि वो दुनिया में नहीं है। और आपने अमूमन देखा होगा कि हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का उच्चारण अमिताभ बच्चन जहां पर भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पर भी वो कोई अवार्ड फंक्शन में जाते हैं या कोई और इवेंट में जाते हैं, तो वो अपने पिता द्वारा बहुत अच्छी मधुशाला की पंक्तियां गुनगुनाते हैं। अग्निपथ एक पिक्चर भी बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा। उस अग्निपथ पिक्चर के अंदर भी हरिवंश राय बच्चन ने जो हरिवंश राय बच्चन की जो पंक्तियां हैं वो लिखी गई, अग्निपथ लतपथ लतपथ, इस प्रकार का उच्चारण था। जो नई अग्निपथ है, प्राचीन अग्निपथ नहीं, नई अग्निपथ में जिसमें संजय दत्त वगैरह काम करते हैं। तो यहां पर आपको हरिवंश राय बच्चन ने अपना परिचय इस तरह बताया है कि ये दुनिया क्या है। मतलब दो भागों में आप इस कविता को बांटोगे। जब अपन इस कविता को पढ़ेंगे तो दो भागों में इस कविता को बांटोगे। एक तरफ होंगे हरिवंश राय बच्चन और दूसरी तरफ होगा पूरा संसार। इस तरह समझोगे आप इस कविता को। तो हरिवंश राय बच्चन जो अपना परिचय देंगे ना, आमतौर पर संसार का परिचय जो होता है, आमतौर पर लोगों की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, विचारधारा होती है, हरिवंश राय बच्चन जो है बताने का प्रयास करेंगे कि बाकी दुनिया के लोगों से मेरी विचारधारा भिन्न है। यहां बहुत सी अच्छी अच्छी पंक्तियां आएगी। अगर बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो आत्म परिचय कविता वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे सप्रसंग व्याख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे भले आप किसी कवि के परिचय के तौर पर हरिवंश राय बच्चन का परिचय देखिए। जरूर बोर्ड के अंदर एक आध बड़ा क्वेश्चन इस आत्म परिचय कविता और हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड अवश्य आता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस पाठ को बहुत ही संजीदा पूर्व और बहुत ही ढंग से करना पड़ेगा। इसकी लिखी हुई एक एक बात को गौर से समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा, तब आप इसकी सप्रसंग व्याख्या भी आराम से कर सकते हो और हरिवंश राय बच्चन का परिचय भी कर सकते हो। तो हमने इस कविता को दो भागों में बांटा है। एक तरफ हरिवंश राय बच्चन की सोच कि उनकी थिंकिंग क्या है, और दूसरी तरफ संसार, मतलब उन्होंने खुद ने ही अपना आत्म परिचय इस हिसाब से दिया है कि एक तरफ पूरा संसार और एक तरफ जो है हरिवंश राय बच्चन। अब जैसे संसार के लोगों की क्या रीत है कि वो लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन कहता है कि मैं जो है इस प्रकार की जो बातों में नहीं रहता।
मैं अपने मन का गान करता हूं। मतलब जो दुनिया है वो दूसरों का गुणगान करते हैं, अपने लालच के लिए वो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं किसी दूसरे का गान नहीं करता हूं, दूसरे की चापलूसी नहीं करता हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। देखिए इसके अलावा उन्होंने कहा मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, इनके द्वारा लिखी हुई एक पंक्ति है, आप पढ़ोगे शीतल वाणी में आग लिए फिरना। ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है। देखिए दोनों आपस में ऑपोजिट चीजें हैं। शीतल वाणी का मतलब होता है कि ऐसी वाणी, ऐसा वचन, ऐसी बातें जो बहुत ही मृदु हो, सामने वाले को मिले, लेकिन उसमें आग है, मतलब उसमें क्रांतिकारिता है, वो परिवर्तन करने में सक्षम है। शीतल वाणी में आग लिए फिरने का मतलब क्या, कि मैं बोलता मीठा हूं, कड़वा नहीं बोलता, उग्र विचारधारा मेरी नहीं है, बहुत ही मीठी बातों से मैं सामने वाले को बदलने की ताकत रखता हूं। यह है शीतल वाणी में आग। और वो कहेंगे कि मैं और जग और, गजब की लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं और जग और, ये भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर आपके यमक अलंकार है, क्योंकि अपन व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण का एक पूरा भाग आएगा जिसके अंदर अपन अलंकार पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर अलंकार, जो ग्रामर का चैप्टर है वो 2 नंबर का है। अलंकारों में एक अलंकार आपके कोर्स में है यमक अलंकार। आप लोगों को पता होगा यमक अलंकार वहां होता है जहां शब्दों के 2 या 2 से अधिक जोड़े जो है एक जैसे आए, लेकिन जिसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक सुनिए, जहां 2 या 2 से अधिक बार शब्द एक जैसे आए, लेकिन जितनी बार भी आए उतनी बार समान ध्वनि वाले, समान दिखाई देने वाले शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब जो मैंने पंक्ति आपको बताई थी, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं और जग और, देखो यहां पर 3 बार और आया है, तो यहां यमक अलंकार कैसे है, तो मैं यानी हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं और यानी अलग प्रकार का, पहले और का मतलब है अलग प्रकार का, बीच में जो और आया इसका मतलब है तथा, एंड, मतलब पहला जो और है वो डिफरेंट टाइप के लिए आया, मतलब अपन कहते हैं ना कि मैं और तरह का इंसान हूं, तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं और, बीच में जो और आया इसका मतलब है एंड, एंड यानी तथा एवं, जग यानी संसार, और यानी अलग प्रकार का, तो मतलब 2 अर्थ हो गए। 2 और का तो सेम अर्थ हो गया, एक बीच वाले का अलग हो गया, तो ये यमक अलंकार होता है। इस प्रकार की जो शब्दावली होती है यमक अलंकार होता है। यहां पर हरिवंश राय बच्चन ने यह बताने का प्रयास किया है कि मैं क्यों अलग हूं और संसार के लोग क्यों अलग है, तो इस बात को उन्होंने एक एक बात के द्वारा समझाया है। एक पंक्ति आपको ये बोलेंगे, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये कही हुई पंक्ति भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं यहां पर कि कर यत्न मिटे सब ये सत्य किसी ने जाना, मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बेटे बेटे जय जयकार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि कोशिश जो भी इंसान करेगा वो आज कल नहीं तो परसों लेकिन सफल अवश्य होगा, और जो कोशिश नहीं करेगा, यत्न नहीं करेगा, उसको सफलता कभी भी नहीं मिलनी है। तो यहां पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैंने इस सत्य को जान लिया है, मैंने इस ट्रुथ को जान लिया है, मैंने इस सच्चाई को जान लिया है कि कोशिश करने वालों को कभी असफलता नहीं मिलती। जरूर कुछ समय के लिए हो सकता है उनको असफलताएं मिल जाए, लेकिन अंतोतगतवा उनको सफलता अवश्य मिलती है। तो कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, इस प्रकार की पंक्तियों के द्वारा इन्होंने अपना परिचय दिया है अपना। तो आप समझ गए होंगे कि आत्म परिचय उनका ये नहीं है कि मेरा नाम हरिवंश राय बच्चन है, मेरा जन्म इस सन को हुआ, मेरी मृत्यु इस सन को हुई, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मैंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ये आत्म परिचय नहीं है। ये आत्म परिचय है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरी विचार क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरे क्या है, प्रकार की बातों का जो है अनुसरण करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और दूसरी तरफ दुनिया के लोग कैसे करते हैं। तो दोनों के बीच एक डिफरेंस बताया है कि मैं कौन हूं और बाकी दुनिया कैसी है। तो अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग कर लिया है। मतलब संसार के लोग झूठी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, चाहे बात सही हो या गलत, अपना लालच दिखेगा तो कहीं पर भी वो दूसरे के हाँ में हाँ मिला लेंगे। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं नेवर, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता।
मेरा मन कहेगा कि ये बात सही है तो मैं हाँ करूंगा, मेरा मन कहेगा कि ये बात सही नहीं है तो मैं ना करूंगा। तो इस प्रकार मैंने शॉर्ट में आपको आत्म परिचय कविता का जो इंट्रोडक्शन दिया है, आपको परिचय बताया है। जो विस्तृत अध्ययन जैसे हमारे सामने काव्य की पंक्तियां आएगी तो मैं एक एक शब्द का आपके सामने अर्थ बताते हुए इसकी जो है व्याख्या करूंगा। सहप्रसंग व्याख्या भी बताऊंगा किस तरह सहप्रसंग व्याख्या आती है। बट उससे पहले अपना हरिवंश राय बच्चन जो इस आत्म परिचय कविता के कवि है उनका परिचय पढ़ लेते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि बोर्ड के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक काव्य भाग से, एक आता है गद्य भाग से 2 नंबर का, और अथवा में आता है। उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट हरिवंश राय बच्चन का आपको ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का या तो अर्धवार्षिक में नहीं तो बोर्ड की परीक्षा में 100% संभावना है कि किसी कवि के परिचय के नाते हरिवंश राय बच्चन का परिचय आएगा। अब अपन शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन का परिचय। जन्म हुआ 1907 के अंदर इलाहाबाद के अंदर। क्योंकि ये इलाहाबाद नाम अब यद्यपि नहीं है, अब जो इलाहाबाद का नाम बदलकर आप लोगों को विदित ही होगा प्रयागराज हो गया है, क्योंकि इसका प्राचीन नाम वैसे प्रयागराज ही था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदल करके जो है वो आपके इलाहाबाद रख दिया। लेकिन अब वापस मोदी सरकार कहें या योगी सरकार ने इसका नाम बदल करके प्राचीन नाम यथावत रख दिया है। इसलिए अगर आप इलाहाबाद लिखते हो तो भी ठीक है, और यदि आप प्रयागराज लिखते हो तो भी कोई बुराई नहीं है। इनका जन्म सन 1907 को इलाहाबाद या फिर प्रयागराज लिख सकते हो, जो कि आप जानते हो कि प्रयागराज या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, प्रसिद्ध जिला है। तो ये हो गया कि 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। जब बात करें मृत्यु की तो सन 2003 के अंदर मुंबई के अंदर इनकी जो है मृत्यु हुई, क्योंकि इनका जो पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है, यद्यपि ये मूल रूप से यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और इनकी जो पुत्र वधू है आप जानते हो जया बच्चन, वो यूपी से इनके चुनाव भी लड़ती है, समाजवादी पार्टी से ये राज्यसभा के सांसद भी है। इनका पूरे परिवार के बारे में आप डिटेल से जानते हो, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुंबई में इनका परिवार रहता था, इसलिए मुंबई के बड़े अस्पताल में सन 2003 में मुंबई में निधन हो गया था इनका। जब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो सबसे पहले अपन इनके काव्य संग्रह पढ़ेंगे। देखिए काव्य संग्रह के अंदर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में 3 कविताओं के नाम तो मधु से शुरू होते हैं, तो याद रखने का एक तरीका है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इस तरह याद कर सकते हो। जो कोष्टक में सन दिया हुआ है उनको याद रखना जरूरी नहीं होता है, और यदि याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सन याद रखे। आपको प्रमुख रचनाओं में ये जरूर याद रखने पड़ेगी, जो भी इनके काव्य संग्रह, स्पेशली मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये 3 रचनाएं तो पक्की याद रखनी पड़ेगी, और याद रखना भी आसान है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। नेक्स्ट जो है 4 नंबर पर इनका काव्य संग्रह है, कविताएं नहीं है काव्य संग्रह, 2 या 2 से अधिक जो कविताओं का समूह होता है उसको काव्य संग्रह बोला जाता है। फिर है निशा निमंत्रण, उसके बाद 5वां काव्य संग्रह एकांत संगीत, 6वां है आकुल अंतर, 7वां मिलन यामिनी, 8वां सतरंगिनी, 9वां आरती और अंगारे, 10वां नए पुराने झरोके, और 11वां टूटी फूटी कड़ियां। कुल मिला के इन्होंने 11 काव्य संग्रह लिखे हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, 3 तो ये, और 8 और है, ये 11 काव्य संग्रह है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा है। ये देखो अपन जो आत्म परिचय पढ़ेंगे ये भी आत्मकथात्मक है। आत्मकथा का मतलब होता है जब लेखक अपने स्वयं के बारे में जो अपनी कहानी लिखता है, आत्म यानी अपनी, कथा यानी कहानी, लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है वो आत्मकथा है। और मान लीजिए कोई लेखक किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिख रहा है तो वो जीवनी कहलाती है। ये भी आपको जानना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके अभिव्यक्ति के माध्यम के अंदर ये चैप्टर कोर्स में है आपके, तो ये आगे पढ़ेंगे अपन। जीवनी वो होती है जैसे हरिवंश राय बच्चन मान लो महात्मा गांधी के ऊपर लिख रहे होते या स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख रहे होते, लेखक कोई और हो लिखे किसी और के बारे में, तब तो वो जीवनी है। और यदि लेखक अपने ही बारे में लिखे तो उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा जो भाग है 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग है। उसके अलावा इन्होंने 3 अनुवाद भी लिखे, मतलब अंग्रेजी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया है। पहला नाम है हेमलेट, हेलमेट नहीं हेमलेट, दूसरा जनगीता, तीसरा मेकबेथ। इसके अलावा एक डायरी भी लिखी है। डायरी भी हिंदी की एक गद्य रचना मानी जाती है, जैसे कि आपकी कहानी नाटक उपन्यास होते हैं उस तरह डायरी लेखन होता है, और वो है प्रवासी की डायरी। एक ही डायरी लिखी इन्होंने। और इनकी जितनी पूरी रचनाएं, चाहे काव्य संग्रह हो
चाहे आत्मकथा हो, चाहे डायरी हो, चाहे अनुवाद हो। 4 प्रकार का आपने देखा यहाँ पर। जब आप इनका परिचय देते हो तो 4 भागों में देना पड़ेगा आपको। पहला इनका आपको क्या लिखना पड़ेगा, जीवन परिचय देने के बाद पहला लिखना है काव्य संग्रह, जिसके अंदर 11 रचनाएं। यदि 11 रचनाएं याद नहीं रहती तो भी कोई बात नहीं, कम से कम 5-7 याद जरूर रखनी। काव्य संग्रह के बाद आपको लिखनी पड़ेगी आत्मकथा। आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, वो 4 भाग याद रखने पड़ेंगे। तीसरा जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है वो है आपके अनुवाद। उसके बाद चौथा है डायरी। चौथा है डायरी। डायरी के अंदर एक ही क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रवासी की डायरी। तो ये जो सारा का सारा इनका भाग है ना, वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से लिखा गया है और 10 भागों में लिखा गया है। तो यहां तक तो इनकी रचनाओं के नाम और उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में जन्म और मृत्यु का दिया हुआ है, सन और स्थान। इसके अलावा हमने प्रमुख रचनाओं के नाम पढ़े थे। अब एक नीचे बहुत ही गजब की लाइन लिखी हुई है कि पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। कितनी सुंदर बात लिखी है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, हे रागिर, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते को अच्छी तरह से जान लो, उसकी पहचान कर लो कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो क्या वो रास्ता आपके लिए सही है, गलत है, उस पर सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपको क्या जो रिजल्ट मिलेगा वो आप चलने से पहले यदि पता कर लेते हैं तब तो सफलता अवश्यंभावी है। और यदि आप चलने से पहले उसके बारे में पता नहीं करते हो तो रिजल्ट आप जानते ही हो, फेल्ड होता है, अनुत्तीर्ण होता है, असफलता होता है, निराशा होता है, आप सफल कदापि नहीं हो सकते। तो क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन की पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। फिर आते हैं कि इनके परिचय के नाते 1942 से 52 तक लगातार 10 साल तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ये लेक्चरर के तौर पर कार्य किया। फिर आकाशवाणी में भी कुछ समय तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय के अंदर हिंदी स्पेशलिस्ट भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच इन्होंने निम्न और मध्यम वर्ग के ऊपर रचनाएं लिखी। और इसके अलावा छायावाद की लाक्षणिक वक्तृता को बजाय सीधे सादी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति के ईमानदार अभिव्यक्ति इन्होंने की है। और इस प्रकार की विशेषताएं जो है केवल और केवल हिंदी काव्य संसार में हरिवंश राय बच्चन में ही देखने को मिलती है। ये आपके जो है ना हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के नाते जो उनका साहित्यिक परिचय है ना, जो क्वेश्चन 2 नंबर वाला, उसी के अंदर आता है। तो इसमें पूरा याद करना जरूरी नहीं है, आप ये थोड़ा याद रख सकते हो कि उन्होंने 1942 से 52 तक 10 साल तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया। फिर आकाशवाणी में भी काम किया, कुछ समय तक हिंदी विभाग में काम किया, इतना ही बहुत है। फिर आते हैं आगे नीचे कि मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम। देखो फारसी भाषा का एक कवि था जिसका नाम था उमर खयाम, जो कि फारसी भाषा का था। हिंदुस्तान में फारसी बोलबाला कम रहा है। लेकिन आपको यह बताता चलूं, पहले भी मैंने बताया कि हरिवंश राय बच्चन जो है ना वो हिंदी के ऐसे कवि है जो बाकी किसी कवि से उनका मेल नहीं खाता। अगर हिंदी की बात करें तो कोई नहीं है, लेकिन यदि उनकी तुलना ही करनी है तो एक फारसी भाषा का कवि है मध्ययुग का जिसका नाम है उमर खयाम। अब उस उमर खयाम की रचनाएं और हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं उसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल हूबहू वैसी शैली, हूबहू वैसी लिखावट आपको हरिवंश राय बच्चन की ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कि भाई उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, यद्यपि उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी है, नाटक भी लिखे, डायरी भी लिखी है, आत्मकथा भी लिखी है। ये जो 4 चीजें आप पढ़ रहे हो ये गद्य रचना है। कहानी गद्य रचना है, नाटक गद्य रचना है, डायरी गद्य रचना है और आत्मकथा भी गद्य रचना है। यद्यपि जो अपना आत्म परिचय यहां पर पढ़ रहे हैं वो इन्होंने काव्यात्मक रूप से लिखी है। आत्म परिचय उनकी आत्मकथा का ये एक भाग है, लेकिन चूंकि ये बहुत कम होता है कि आत्मकथा को काव्य की शैली में लिखा जाए। यदि हरिवंश राय बच्चन लिखा है, लेकिन ये आत्मकथा गद्य का भाग माना जाता है। लेकिन इसके अलावा मूलतया यदि कोई भी हर साहित्यकार की पहचान होती है मूलतया कि वो कहानीकार है, वो नाटककार है, उपन्यासकार है, कवि है। तो जब बात की जाए हरिवंश राय बच्चन की तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो मूल रूप से कवि है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक उत्कृष्ट कवि है। इन्होंने शानदार 11 काव्य संग्रह लिखे हैं और नामी काव्य संग्रह लिखे हैं।
और वो भी बाकी कवियों से बिल्कुल अलग। लेकिन इसके अलावा नाटक भी लिखी, कहानी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी और डायरी भी लिखी है। यहां तक ये पूरा आपके सामने था हरिवंश राय बच्चन का परिचय। अब आते हैं, ये आपके सामने जो कविता है आत्म परिचय, इसका परिचय ये आपके निशा निमंत्रण नामक गीत से लिया गया है। ये भी ध्यान रखने की बात है। मान लो सप्रसंग व्याख्या आती है इस पाठ में से, तो सप्रसंग व्याख्या मैंने पहले भी एक पाठ के अंदर आपको बताया था और पुनः मैं आपको बता दूंगा कि सप्रसंग व्याख्या किस तरह की जाती है, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैप्टर है। 6 नंबर का आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, 6 काव्य भाग का और 6 गद्य भाग का। तो सप्रसंग व्याख्या को करने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। जो अपन काव्य भाग पढ़ रहे हैं इसमें भी 6 क्वेश्चन का, और जो पीछे गद्य भाग पढ़ा जो पहलवान की ढोलक है, शिरीष के फूल है, काले मेघा पानी दे, बाजार दर्शन, भक्तिन, उनमें से भी एक क्वेश्चन जो आएगा वो होगा सप्रसंग व्याख्या। तो ये आपको संदर्भ या प्रसंग के अंदर ये लिखना होगा कि आत्म परिचय कविता ली कहां से है, तो इनका निशा निमंत्रण गीत है वहां से ली हुई है। यहां ये बता रहे हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। बिल्कुल सही बात लिखी, बड़ी गजब की बात लिखी है कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है लोग दूसरों के बारे में जानने को उत्सुक ज्यादा होते हैं, इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं। जबकि कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि भाई यदि आप अपने बारे में जान लो ना तो फिर दुनिया के बारे में अपने आप जान लोगे, ये स्वाभाविक सी बात है। और यदि आप दूसरों के बारे में जानने का प्रयास करोगे, अपने बारे में जरा भी नहीं जानते, तो दूसरों के बारे में जानने का काम क्या आएगा। यदि अपने बारे में जान लोगे तो दूसरों को अपने आप जान लोगे। ये इस कविता का मूल भाव है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैंने तो अपने आप को जान लिया है और बेहतर यही होगा कि आप भी सभी अपने आप को जान लो, दुनिया को अपने आप जान लिया जाएगा। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करते हैं। अब हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि इस दुनिया से मेरा द्वंद्वात्मक संबंध है, मतलब एक प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व का मतलब होता है एक कंपटीशन चल रहा है, एक टक्कर चल रही है। द्वंद्व मतलब टकराट, द्वंद्व मतलब दो के बीच का जो संघर्ष है उसको द्वंद्व बोला जाता है। तो द्वंद्वात्मक संबंध है। वो कहते हैं कि दुनिया का मेरा संबंध प्रतिकलय का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। देखो कुछ चीजें ऐसी होगी कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरना, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, ये आपस में विरोधाभास मूलक शब्द है कि शीतलवाणी और आग दोनों आपस में ऑपोजिट है, उन्माद और अवसाद ऑपोजिट है, रुदन और राग ऑपोजिट है, रोना और हंसना जिस तरह ऑपोजिट है उस तरह रुदन और राग भी क्या है, शीतलवाणी और आग आपस में ऑपोजिट है। फिर वो सामंजस्य से साथ साथ बेखुदी, वो मस्ती, वो दीवानगी व्यक्ति में उतर आई है। मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि मैं दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूं, मतलब रहता तो इसी संसार में हूं लेकिन इस संसार का ज्यादा मुझे कोई खास गर्ज नहीं है, इससे मुझे कोई खास आवश्यकता नहीं। इसके लिए उन्होंने बोला दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। इसके लिए उन्होंने बोला बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं, क्योंकि बाजार में अमूमन वही लोग जाते हैं जो खरीदारी करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति जो बाजार में हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं, मतलब ग्राहक नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यानी यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं, प्रीति कलह का यही वितान और विरुद्धाभास ये विग्रह ने दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लह लौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेष करके धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल और सर्वानुभूत बिंबों के जरिए अगोचर सत्य की रूहानी चून महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन का विषय के भविष्य साक्षात्कार आश्वासन हमारे प्रयास के पगों में गति में चंचल भर देता है। देखिए आत्म परिचय इनकी बड़ी कविता है, लेकिन आप देखोगे ये तो आत्म परिचय, एक तो ये पढ़ोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट और खास यही है। आत्म परिचय गजब की कविता है और बड़ी सुंदर कविता है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा और लिखा है, एक गीत, छोटी 2 कविताएं यहाँ पर। एक तो है आत्म परिचय जो आपने नाम पीछे पढ़ा, और एक है एक गीत। आत्म परिचय इनकी बड़ी कविता है जिसके बारे में परिचय मैं पहले बता चुका हूं। एक गीत में इनके अंदर जो इन्होंने पंक्ति काम में ले, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय की प्रतीक है कि जो व्यक्ति समय पर कार्य करेगा, जिसको समय का पूर्व आभास होगा, जो समय पर अपने को चलाएगा,
वो व्यक्ति तो सफल हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूं आपको एक गीत की जिसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इन्होंने ये कहा है। इसके अंदर आपको एक चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो, एक घोंसले के अंदर चिड़िया का चित्र भी नजर आ रहा है, एक वो उस पथिक का उदाहरण भी देंगे जो रास्ते पर चलने वाला है। तो देखिए, दो उदाहरण द्वारा इसको समझाया है। दो उदाहरण कौन से? एक तो ये उदाहरण कि भाई चिड़िया जब अपने घोंसले से अपने बच्चों को दाना लाने जाती है ना, तो अंधेरा होने से पहले पहले उनके लिए भोजन लेके आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मंजिल दूर है, उनके बच्चे घर पर भूखे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ जाते हैं। मतलब उनको समय का पूरा एहसास है। टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम, टाइम इज मनी। मतलब समय ही धन है, समय बहुत कीमती, क्या अमूल्य बोल सकते हैं आप। और उस समय के महत्व के बारे में इन्होंने ये कविता लिखी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा, इन्होंने राहगीर का उदाहरण दिया, लेकिन बाद में लास्ट में इन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं जल्दबाजी क्यों करूं, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। तो इस प्रकार की ये जो कविता है, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है उससे पहले अपनी ये कविता करेंगे आत्म परिचय। तो शुरू करते हैं आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं श्रेय सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। उसके बाद आगे कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। फिर कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। फिर वो बोलते हैं गजब की बात, मैं और जग और कहां का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वे भव मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडेर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक गीत का उच्चारण मैं कर रहा हूं आपके सामने कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परो में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विवलता है। और फिर बोला है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब अपन वापस जो ये पहली कविता आत्म परिचय, इसका अनुवाद करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वो कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग जीवन का भार का मतलब बोझ नहीं होता, यहाँ भार का मतलब जिम्मेदारियां, मतलब मैं सांसारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने बारे में सोचता हूं और दुनिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। मैं दुनिया के बारे में और अपने बारे में, दोनों के बारे में बेहतर तरीके से सोचता हूं। फिर वो कहते हैं कि फिर भी मैं प्यार लिए फिरता हूं, मतलब उन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी, जग जीवन का भार लेते हुए भी, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मैं अपने आप जो है ना वो प्यार का संदेश देता हूं। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिम्मेदारियों के बोझ तले उसके भार के नीचे दब जाते हैं और प्यार करना भूल जाते हैं, प्रेम खत्म हो जाता है उनका। लेकिन ये कहते हैं कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, उस भार को निभाते हुए भी अपने जीवन में प्यार को कभी कम नहीं होने देता। फिर क्या कहते हैं, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। ये प्रश्न भी बोर्ड में कि सांसों के दो तार किसका प्रतीक है, तो जीवन का प्रतीक है सांसों के दो तार। क्योंकि अपना जो जिंदगी चलती है ना, अपना जो जीवन चलता है ना, वो एक तार की तरह है। जिस तरह कोई भी लाइट जगानी पड़ती है, कोई इलेक्ट्रिक आइटम जो स्टार्ट होता है ना, जब दो तार कनेक्टिव करते हैं तब वो स्टार्ट होता है। उस तरह हमारा जो जीवन है, हमारी जो सांसें हैं, वो भी दो तारों से जुड़ी हुई, इसलिए सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह यानी प्रेम, सुरा का मतलब होता है मदिरा, शराब या ड्रिंक।
वो कहते हैं कि मैं सुरा का पान नहीं करता, शराब का यूज नहीं करता, बल्कि मेरे लिए स्नेह यानी प्रेम ही सुरा है, प्रेम ही मदिरा है, प्रेम ही शराब है। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, जग यानी संसार, मतलब संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, संसार मुझे क्या कहेगा, मैं ये ध्यान नहीं करता। मैं मेरी मस्ती में रहता हूं, मेरे मन की विचारधारा से चलता हूं, मेरी जो बातें हैं उसके अनुसार चलता हूं। संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे मैं जरा भी चिंता नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब वो बताना चाहेंगे कि मुझ में संसार के लोगों में क्या फर्क है। मुझ में, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इस कविता को आप दो भागों में बांटोगे, एक भाग में हरिवंश राय बच्चन और दूसरे भाग में अपन रखेंगे पूरे संसार को, मतलब संसार के अन्य लोगों को। तो वो कह रहे हैं कि मैं मन का गान किया करता हूं, ये हरिवंश राय बच्चन, और दूसरी तरफ कौन, संसार में मन का गान नहीं करते। वहां पूछ उनकी होती है जो हाँ में हाँ मिलाते, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हो गए, अलग हो गए। तो वो क्या कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, उनकी पूछ होती है। जबकि मैं जो है चापलूसी नहीं करता, अपने मन का गान करता हूं, मैं अपने मन का गान किए करता हूं। ये दोनों में अंतर है, मतलब संसार में और हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार ली, उर का मतलब होता है हृदय, निज का मतलब होता है अपना, उद्गार का मतलब होता है वचन, बातें, वाणी, थॉट्स या जो है शब्द या वाक्य। अपने दिल की बातों को मैं बार, ये जो लाइन है ना, निज उर के उद्गार लिए फिरना, यानी मेरा मन जो कहेगा ना मैं बातें वही कहता हूं। फिर कहते हैं निज उर के उपार लिए फिरता हूं, निज उर बार बार आ रहा है, यहां भी निज उर यानी अपने हृदय, और उद्गार का मतलब है बातें, उपार का मतलब है भेंट, मतलब मैं अपने मन की जो है ना विचारधारा के अनुसार ही बोलता हूं। मेरा मन कहता है कि ये करना चाहिए वो करता हूं, मेरा मन कहता है नहीं करना चाहिए नहीं करता हूं, और उसके बदले मुझे जो उपहार मिलता है, उसका फल मिलता है, भेंट मिलता है, गिफ्ट मिलता है, मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। मुझे अच्छा मिलेगा उसका फल तो भी स्वीकार करूंगा, बुरा मिलेगा तो भी स्वीकार करूंगा। है ये अपूर्ण संसार। वो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मुझे ये दुनिया अच्छी क्यों लगती, नहीं लगती है क्योंकि ये दुनिया अपूर्ण है, मतलब आधी अधूरी, पूर्ण नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये संसार दोगला है, अपूर्ण है, अलग प्रकार का है, मेरी दिल की विचारधारा के अनुसार नहीं है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ये संसार हरिवंश राय बच्चन को क्यों नहीं भाता है, भाता मतलब अच्छा लगना। वो कहते हैं कि मुझे ये भाता नहीं है, ना मुझको भाता मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है, संसार। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो अपूर्ण है। देखिए आप वो कह रहे हैं कि ये संसार मुझको नहीं भाता है। क्यों नहीं भाता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरेंस दिया है कि वो अपूर्ण है। अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो अपूर्ण है। मैं स्वप्न, फिर वो कौन से संसार में रहते हैं, अब उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये अपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना एक नया संसार बनाया है जिसका नाम है मेरे सपनों का संसार, क्योंकि कहीं तो वो रहते ही हैं। और आपने परिचय के अंदर पढ़ा भी था कि संसार का और कवि का द्वंदात्मक संबंध है, द्विधात्मक संबंध। वो संसार में रहकर संसार से झगड़ रहे हैं, संसार को सच्चाई बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये संसार जो मतलब रियल संसार है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे बाता नहीं क्योंकि अपूर्ण है। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं मैंने अपने सपनों का संसार नया बना लिया है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं। अब वो कह रहे हैं कि हृदय में अग्नि जलाने का मतलब है कि मन में उठने वाले नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को, बुरे विचारों को मन के अंदर ही खत्म कर देता हूं, बाहर आने से पहले ही। कैसे, अपने अंदर अग्नि जलाकर, यानी कि मन में विचारधारा पैदा करके मन की बुरी बातों को खत्म कर देता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हरिवंश राय बच्चन आमतौर पर ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया का रिवाज है कि सुख में लोग इतराते हैं और दुख में घबराते हैं। सुख में तो पांव ही नहीं टिकते और दुख में मायूस हो जाते हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं दुनिया से अलग हूं। क्यों, क्योंकि बहुत सी चीजों द्वारा ये प्रूफ देने का प्रयास किया इन्होंने कि मैं और संसार के लोग अलग क्यों हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे जीवन में सुख आए और चाहे जीवन में दुख आए, मैं हर स्थिति में सुख में हो चाहे दुख में हो मग्न रहता हूं। मग्न रहने का मतलब है कि मैं प्रसन्न रहने का प्रयास करता हूं। कभी भी मैं डिस्टर्ब नहीं होता कि सुख आ गया है तो मैं घमंड करूं या दुख आ गया है तो मैं जो है घबराऊं नहीं। वो कहते हैं कि सुख हो या दुख मैं हमेशा मग्न रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये संसार एक सागर है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने एक नाव बनाई है, क्योंकि यदि समुद्र को पार करना होता है तो उसके लिए किसी नाव का सहारा लिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन भी ये कहते हैं
कि मैं जो है इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने नाव बनाई है, और उस नाव में जो मौजें आती है अर्थात लहरें आती है उसका सामना करते हुए मस्त उस नाव पर बैठ करके और उस समुद्र को पार करता हूं, संसार रूपी सागर को पार करता हूं। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूं, मतलब मेरी जो जवानी है ना उसके अंदर उन्मादों का प्रयोग करता हूं। फिर कहते हैं कि उन्माद, उसके अंदर क्या लेता हूं, अवसाद। मतलब ये दोनों भावों को समझो। वो कहते हैं यौवन में तो किसका सामना करते हैं, वो उन्माद का, और उन्माद में किसका, अवसाद का। मान लीजिए जवानी का जो है ना, यौवन का जो उफान है, यौवन का जो भाव है उसको उन्माद द्वारा, और उन्माद को अवसाद के द्वारा मैं नियंत्रित करता हूं। और ये दोनों भाव जो है मुझको बाहर से तो हंसता हुआ प्रतीत होता है लोगों को, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये उन चीज़ों का मुझे पॉजिटिव फल मिलता है, वो कहते हैं कि मुझे नकारात्मक भी उसका परिणाम मिलता है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। यौन में उन्माद लिए फिरना और उन्माद में अवसाद, ये चार जो शब्द है वो टेक्निकल रूप से थोड़े हार्ड जरूर है, लेकिन आपको इसको ऐसे समझना है कि जवानी को किस तरह नियंत्रित करता हूं, उन्माद द्वारा, और उन्माद को किस तरह नियंत्रित करता हूं, अवसाद द्वारा। मतलब जैसे कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है, विष को विष से काटा जाता है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि यौवन को किससे दबाता हूं, उन्माद द्वारा, उन्माद को किससे दबाता हूं, अवसाद द्वारा। इस बात को ऐसे समझो। वो कह रहे हैं कि अगर कोई नकारात्मकता पैदा होती है, नेगेटिविटी, तो उसको नेगेटिविटी द्वारा ही दबाता हूं, झूठ को झूठ द्वारा ही काटता हूं, बुरी बात को बुरी बात द्वारा ही काटता हूं, लोहे को लोहे से काटता हूं, विष को विष से खत्म करता हूं। इसलिए इन्होंने बोला है कि यौवन में उन्माद और उन्माद में अवसाद। यद्यपि वो कह रहे हैं कि मुझे बाहर से तो हंसाती प्रतीत होती है, लेकिन दिल ही दिल रुलाती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब उन्होंने बताया है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिल के अंदर किसी का यादें बसी हुई है, कोई स्मृति बसी हुई, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस दुनिया का एक बहुत बड़ा उसूल है कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। मतलब आप यदि कोशिश करोगे ना, बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। यत्न करने से, कोशिश करने से कुछ भी असंभव नहीं है। इस लाइन में आप समझो क्या बोला, कर यत्न मिटे सब सत्य ने किसी ने जाना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोशिश करोगे तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो जिसको आप कर नहीं पाओगे। अब वो दूसरी लाइन में कह रहे हैं नादान वही है हाय जहां पर दाना। मतलब इस दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। कैसे, नादान भी है, समझदार भी है, मूर्ख भी है, विद्वान भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, अच्छे बुरे भी है। तो वो कह रहे हैं कि इस बात से तो कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आपने मुहावरा सुना ही होगा, कहावत सुनी होगी, काबुल में क्या गधे नहीं होते। मतलब काबुल समझदार लोगों का शहर माना जाता है। एक कहावत है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इस कहावत के द्वारा आप जो है हरिवंश राय बच्चन की इस बात को समझ सकते हो। मतलब ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं जहां सारे लोग समझदार रहते हो, दुनिया में ऐसी भी जगह नहीं जहां पर सारे मूर्ख लोग रहते हो। मतलब हर तरह के व्यक्ति रहते हैं। जहां पर आपको बताया है कि भाई नादान भी रहते हैं, नादान यानी ना समझ मूर्ख, और दाना यानी समझदार। ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। नादान का मतलब क्या होता है, ना समझ, और दाना का अर्थ होता है आपके समझदार। तो मतलब दोनों ही रहते हैं, नादान भी रहते हैं और दाना भी रहते हैं। मतलब मूर्ख रहते हैं, विद्वान रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि अगर इतना कुछ पता होने पर भी संसार के लोग नहीं सीख रहे हैं तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। कौन सा, कि कौन सी सच्चाई, कर यत्न मिटे सब, ये सब पता है लोगों को कि कोशिश करने से सब कुछ समस्या मिट सकती है, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं सीखता इतनी सच्चाई पता होने पर भी, तो उससे बड़ा कोई मूड नहीं है। मूड का मतलब होता है मूर्ख। लेकिन कवि कह रहे हैं मेरे लिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको सीखने के लिए जो है सीख का ज्ञान बुला रहा हूं। मतलब मेरे लिए ये सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। कौन सी सच्चाई, मतलब कोशिश करने से सब समस्याएं मिट जाती है। अब दुनिया में यदि कोई इस बात को नहीं जानता है तो उससे कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। बच्चन कहते हैं मेरे लिए तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि मैं बाकी ज्ञान को इग्नोर कर सकता हूं, भुला सकता हूं, इस ज्ञान को ले रहा हूं, क्योंकि ये ज्ञान यदि हो गया तो फिर बाकी ज्ञान अपने आप आ जाता है। आगे बढ़िए। बहुत ही बहुत इस पाठ का केंद्र बिंदु, इस पाठ का सेंटर, इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति जो आपके सामने है, मैं उच्चारण करता हूं। बोलते हैं मैं और जग और कहां का नाता। नाता का मतलब होता है रिलेशन या रिश्ता। यहां पर 3 बार और आया है। पहले और तीसरे और का अर्थ एक जैसा है और बीच वाले और का अर्थ अलग है। इसलिए यहां पर आपको बता दूं मैं, यमक अलंकार है। यदि यमक अलंकार का उदाहरण आपको देना हो तो ये बेहतर उदाहरण है। मतलब वो कहते हैं कि मैं अलग प्रकार का हूं
तथा ये दुनिया अलग प्रकार की है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग इन संसार। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के संसार तो मैं न जाने दिन में कितने बनाता हूं, कितने मिटा देता हूं। आगे बोलते हैं वो, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन दौलत। इस धरती पर संसार के लोग धन दौलत जोड़ते हैं, ऐसी धरती को मैं प्रति पग यानी कदम कदम पर ठुकराता यानी इग्नोर करता हूं। ये कहते हैं कि संसार के लोग धन दौलत को जोड़ने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो संसार भौतिक संसार है उसको मैं ठोकर मारता हूं, ठुकराता हूं। फिर आगे कहते हैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, यानी कि मान लीजिए मेरे जीवन में कोई बुरी बातें आ जाती है, रुदन आ जाता है, तो मस्ती के द्वारा उसको सोल्व करता हूं। रुदन और राग आपस में क्या है, विलोम शब्द है, यानी रुदन में राग ढूंढता हूं, दुख में ही सुख ढूंढता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने पाठ परिचय कर रहा था उस टाइम भी आपको ये बताया था। शीतल वाणी में आग लिए फिरने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। शीतल वाणी में आग का मतलब है कि मैं बोलता बहुत मीठा हूं। शीतल वाणी यानी ठंडी वाणी, ठंडी वाणी यानी मधुर वाणी, मीठी बातें। और आग का मतलब है कि जो बदलाव में सक्षम हो। तो वो कह रहे हैं बोलता मीठा हूं लेकिन सामने वाले पर असर गजब की डालती है। वो जिस पर भूपों के प्रासाद नीचा, और भूप का मतलब पर्यायवाची राजा का, प्रासाद यानी होता है महल। यहां पर आप देखिए ये कह रहे हैं कि हो जिस पर भूपों, भूपों यानी राजाओं के, प्रासाद यानी महल यानी राजमहल, राजाओं के महल, बड़े बड़े महल। मैं वो खंडेर का, खंडेर का मतलब होता है टूटा हुआ मकान। तो अब उसके हरिवंश राय बच्चन के पास कौन सा खंडेर है भाई, वो खंडेर है प्रेम रूपी खंडेर। और उसके बदले मैं राजाओं के बड़े बड़े महल यानी बड़ी बड़ी विचारधारा को मैं इग्नोर कर सकता हूं, उसको खत्म कर सकता हूं, उसको दूर कर सकता हूं। मैं रोया। अब देखो एक अलग बात कह रहे हैं कि वो यहां पर ये बताएंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल साफ मना करेंगे मैं कवि हूं ही नहीं। यहां इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन आपको बताएंगे कि मैं कवि नहीं हूं। तो फिर क्या है, उन्होंने कहा कि मैं मन की कुछ बातें हैं ना, मन के कुछ विचार है, उनको कविताओं की पंक्तियों के द्वारा बाहर प्रकट करता हूं। मुझे संसार के लोग कवि यूं ही कहते हैं, तो फिर मैं क्या हूं, मैं मन की अपनी बातों को इन कविताओं के माध्यम से प्रकट करता हूं। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं दुखी होता हूं, रोता हूं, लेकिन लोग इसको कहते हैं कि कवि ने गाना लिखा है, मतलब गीत लिखा है, गेय पद लिखा है। मैं फूट फूट के रोता हूं, लोग कहते हैं मैंने छंद लिखा है। वो कहते हैं लोग तुम कहते हो, मतलब दुनिया के लोग कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं गाना इसलिए लिखता हूं जब मुझे रोना आता है, मैं छंद इसलिए लिखता हूं जब फूट फूट कर रोता हूं। मतलब वो अपने बारे में ये बता रहे हैं कि जब मुझे रोना आता है, मतलब मुझे पीड़ा होती है, तो उसके रिजल्ट में गाना लिखता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि गाना लिखा है। मैं फूट फूट कर रोता हूं तो कुछ छंद की पंक्तियां लिखता हूं, लेकिन लोग कहते हैं छंद लिखा है। ये कह रहे हैं कि मुझे इस संसार के लोग कवि कहकर क्यों बुलाते हैं, मैं कवि हूं ही नहीं, मैं मन की बातों को बाहर लिखता हूं। तो फिर कौन है हरिवंश राय बच्चन? हरिवंश राय बच्चन ने अपने आप को कवि होने से इनकार किया, मना किया। तो फिर वो कहते हैं कि मैं एक इस दुनिया का नया दीवाना, दीवाना नहीं, दीवाना तो कोई भी हो सकता है, कई हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने नया दीवाना संज्ञा दी। नया दीवाना का मतलब क्या है कि एक ऐसा दीवाना कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, एक न्यू टाइप का, एक अलग प्रकार का दीवाना। आमतौर पर दीवाना कौन होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज के प्रति आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, जो किसी चीज की तरफ खींचा चला जाए, उसको क्या बोला जाता है, दीवाना। लेकिन हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, उन्होंने दीवाना नहीं बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दुनिया का हूं एक दीवाना, नहीं, इन्होंने एक विशेषण जोड़ा है साथ में, नया दीवाना। इस बात को समझिए आप, मतलब मैं बाकी दीवानों की तरह नहीं हूं, नया दीवाना हूं। और मैं वास्तव में दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मतलब बाहर से भी मैं दिखाई देता हूं। दीवानों का वेश लिए फिरने का मतलब दीवाना हूं ही नहीं, दिखाई भी देता हूं। और उसमें मादकता निशेष, यानी दीवानगी के कारण जो मैं उत्साह मेरे अंदर आता है वो मैं लिए फिरता हूं। और मेरे पास मस्ती का ऐसा संदेश है जिसको सुनकर इस संसार के लोग झूमने लग जाए, झुकने लग जाए और लहराने लग जाए। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मेरे पास मस्ती का वो संदेश है जिसको सुन करके संसार का हर व्यक्ति क्या करेगा, झूमेगा, लहराएगा, मस्ती से नाच उठेगा। मैं ऐसा मस्ती का संदेश देता हूं। इस प्रकार ये थी आपके सामने आत्म परिचय कविता, जिसमें आपको मैंने 3-4 लाइनें बताई थी, मैं रिपीट भी कर दूं। एक तो मैं और जगह और इंपॉर्टेंट लाइन है, शीतलवाणी में आग लिए फिरना इंपॉर्टेंट लाइन है, कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं अपने इस छोटे से गीत पर, जिसका नाम ही एक गीत है, और उसके अंदर उन्होंने लिखा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्लियरली बताया है कि समय आपका इंतजार नहीं करेगा, यदि आप समय पे नहीं चलोगे तो समय निकल जाएगा, हो जाए पथ में रात कहीं। अब देखो, सबसे पहले उन्होंने उदाहरण उस पथिक का दिया है
पथिक को अपन राहगीर भी बोलते हैं, पंथी भी बोलते हैं, राई भी बोलते हैं, लेकिन यहां पर पंथी नाम से, पथ का मतलब होता है रास्ता। यहां पर जो आपके सामने आ रहा है पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, और पंथी मतलब उस पथ पर चलने वाला व्यक्ति। तो हो जाए ना पथ में रात, कहीं रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए, यद्यपि ज्यादा मंजिल दूर नहीं है, जो अंतिम गंतव्य है, जो जहां वे पहुंचना चाहते हैं, मंजिल उसको बोला जाता है जहां जो हमें हासिल करना। जैसे आपकी मंजिल क्या है, कक्षा 12 पास करना और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना, बोर्ड का एग्जाम आपकी मंजिल है। तो कोई व्यक्ति यदि रास्ते पे चल रहा है तो उसकी मंजिल जो अंतिम स्टॉप है वो उसकी मंजिल कहलाती है, यद्यपि वो मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे दिन का थका हुआ जो राहगीर है वो कैसे चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसको ध्यान है कि कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए, पहला ध्यान। दूसरा, उसको पता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दो कारणों से वो पथिक जो है जल्दी जल्दी चल रहा है। कारण क्या, सबसे पहला कारण है कि उस पथिक के दिमाग में ये है क्या, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कारण है। और दूसरा उसको लगता है कि पथ में या रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है। अब वो पंथी, राहगीर या राई अपने पथ पर जल्दी जल्दी क्यों चलता है, जिसका कारण नंबर 1, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा कारण क्या है, हो जाए न पथ में रात कहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है। कौन, वो राहगीर। क्यों चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हर समय उसके दिमाग में यही रहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है और रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए। यद्यपि वो थका हुआ है दिन भर का, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है। यद्यपि उसकी मंजिल भी दूर नहीं है, फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसको समय का एहसास है। उसको ये पूरा पता है कि समय यदि निकल गया तो वापस नहीं आएगा, और ऐसे लोग ही सफल होते हैं। पहला उदाहरण तो ये था। दूसरा उदाहरण आपके सामने दिया है चिड़िया का। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब होता है वापस लौटने की आशा। प्रत्याशा, आशा नहीं, प्रत्याशा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटने की आशा। तो बच्चे किसके इंतजार में, वापस लौटने की आशा में। कौन से बच्चे, उस चिड़िया के बच्चे। नीडों से झांक रहे होंगे। नीड का मतलब होता है घोंसला। पक्षी का घर क्या होता है, घोंसला। तो वो अपने घोंसलों से झांक रहे हैं। कौन, बच्चे। क्यों झांक रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। यह ध्यान, कौन सा ध्यान, कि बच्चे इंतजार में होंगे। परों में यानी पंखों में चिड़ियों के भरता चंचलता, चंचलता यानी फुर्ती। अब देखो कि पक्षी के पंख के अंदर फुर्ती भर देता है। कौन सी बात, एक बात दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके भी, और दूसरा उसके बच्चे उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे जो है पेरेंट्स घर आए, कब हमारे लिए भोजन लाए। लेकिन फिर तीसरी जो पदावली के अंदर जो हरिवंश राय बच्चन ने अपना बोला है कि मुझसे मिलने को कौन विवल, क्योंकि उस पथिक के लिए भी टारगेट है, उस चिड़िया के लिए भी टारगेट है, वो जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं, कारण है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन एक निराशाजनक वातावरण पैदा करते हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मतलब मेरा इंतजार कौन कर रहा है, मैं किसके हूं चंचल, यानी मैं किसके लिए फुर्ती करूं, मेरा इंतजार करने वाला तो कोई नहीं है। ये प्रश्न, ये जो मन में उठने वाला प्रश्न है ना कि मुझसे मिलने को कौन उतावला है, मैं किसके लिए जल्दी करूं, ये जो प्रश्न है ना आपके पद को यानी पैरों को शिथिल यानी कमजोर, ये कमजोर कर देता है। और हृदय के अंदर उर यानी हृदय में विवलता यानी भावुकता भर देता है। ये जो प्रश्न है ना किसी के मन में कि मैं जल्दी करूं, मैं क्यों जल्दी जल्दी चलूं, मैं क्यों जो है जल्दबाजी करूं, क्योंकि मुझसे तो मिलना कोई चाहता ही नहीं, मुझसे तो मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ना व्यक्ति के पैरों में थोड़ी सी कमजोरी पैदा कर देता है। यदि उससे मिलने के लिए कोई उतावला है, वो किसी से मिलने जा रहा है, तो जरूर उसके पैरों में फुर्ती होगी, वो समय पर चलेगा। लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने जब तक पथिक की बात की तब तक ठीक, जब तक चिड़िया की बात की तब तक भी ठीक, लेकिन स्वयं के बारे में कहा कि भाई मैं क्यों जल्दबाजी करूं, क्योंकि मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं। अब अपन जो प्रश्न पढ़ते हैं, एक पहला प्रश्न, कविता एक और जग जीवन का बाज लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कवि ने जग का ध्यान करता हूं, ये दोनों आपस में विपरीत है। देखिए आप ध्यान से कि एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि जग जीवन का बाहर लिए फिरता हूं, और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूं, तो दोनों आपस में विरोधाभासी है, विपरीत से लग रहे हैं, मतलब आपस में बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं, विलोम लग रहे हैं। इनका मतलब क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मैं संसार के उत्तरदायित्व, देखो जग जीवन का बाहर लिए फिरने का मतलब जिम्मेदारियों का पालन तो मैं करता हूं, मतलब उत्तरदायित्व जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनका तो पालन मैं करता हूं, लेकिन ये बोला जग का ध्यान नहीं करता हूं, मतलब संसार के लोग मेरे बारे में क्या उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, गलत सलत बात करते हैं, उनका मैं ध्यान नहीं देता। ये उत्तर लिखना है आपको ध्यान से,
जग जीवन का भार लिए फिरना और वो कहते हैं जग का ध्यान नहीं करना, दोनों विपरीत तो लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। जग जीवन का भार लिए फिरने का मतलब है जिम्मेदारियों को निभाना, और जग का ध्यान नहीं करने का मतलब है कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार का जो तकिया कलाम है उसका ध्यान में नहीं करता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जहां पर है दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई संसार नहीं है जहां पर एक ही तरह के लोग रहते हो, मतलब समझदार भी रहते हैं, मूर्ख भी रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां सारे मूर्ख रहते हो, दुनिया का ऐसा भी कोई कोना नहीं जहां सारे समझदार हो। मतलब सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, धनवान भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस कविता का प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न है जिसका आपका मैं आपको पढ़ रहा हूं। मैं और जग और कहां का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताओ। तो देखिए आप, यहां और का प्रयोग कितनी बार हुआ? 3 बार, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब यहां पर पहला जो और है वो कवि अपने आप को बाकी से अलग करता है। दूसरे और का मतलब है तथा, मतलब अथवा में प्रयोग में, और तीसरा जो और है उसमें संसार को अलग बताया गया। तो ये तीनों की विशेषता है, आपको ये बताना है। पहला और अपने लिए काम में लिया है कि मैं और, यानी मैं अलग प्रकार का हूं। दूसरा और का मतलब है एंड या तथा। तीसरा और संसार के लिए बोला है कि वो अलग प्रकार का है। अब आ जाइए आपके प्रश्न नंबर 4 पे, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों और वाला और शीतल वाणी में आग वाले प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। एक तो मैं और जग और एक शीतल वाणी में आग लिए फिरना। यहां पर भी विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है, ये कोर्स में भी है आपके। विरोधाभास का मतलब होता है विरोध होने का आभास हो, विरोध होने की अनुभूति हो, वहां विरोधाभास होता है। क्योंकि शीतल वाणी और आग दोनों आपस में विरोधी है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावना रखता है। वो कह रहे मेरी वाणी तो शीतल है, मतलब आवाज तो मधुर है, लेकिन उसके अंदर आग है, मतलब जोश है, क्रांतिकारिता है, आत्मविश्वास है, हिम्मत का भाव है। प्रश्न नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे हैं? ये 4 नंबर तक तो आपके आत्म परिचय के क्वेश्चन थे, और ये जो पीछे के क्वेश्चन है यहां से जो है आपके गीत के, एक छोटी सी कविता दी थी ना गीत, उस गीत से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से जाग रहे हैं? बच्चे दिन भर अपने माता का इंतजार कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि मेरी माता वापस लौटेगी, मेरे लिए भोजन लेके आएगी, इस बात की आशा में वो नीड़ों से जाग रहे हैं। और प्रश्न नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखो, किसी शब्द की जो आवृत्ति है ना, वो शब्दों में एक नया चमत्कार पैदा करती है, उसके अर्थ में बदलाव कर देती है। आवृत्ति से उस शब्द का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह आवृत्ति से प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता, गंतव्य का स्मरण पति के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। मतलब ये जो शब्द है ना, कोई भी शब्द, जैसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं कि एक तो लिखा हुआ पढ़ो, मतलब इसका तो सामान्य अर्थ होगा कि पढ़ाई करो। एक ये लिखा होता है पढ़ो, मतलब आवृत्ति हुई, तो इससे ये आपको पता चलेगा कि वो ज्यादा महत्व है कि पढ़ना ही पड़ेगा। एक लिखते हैं चलो, तो सामान्य चलने के लिए कह रहे हैं। दूसरा लिखे चलो, मतलब आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये शब्दों की जो आवृत्ति है ना, तो वो दिन जल्दी ढलता है ये नहीं बोला है, मतलब जल्दी जल्दी ढलता है, ये बात को समझो आप। यदि वो ये लिखते हैं कि दिन जल्दी ढलता है तो अर्थ अलग होता, लेकिन वहां ये लिखा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इससे क्या है, शब्द में चमत्कार पैदा हो गया, उसका विशेष अर्थ पैदा हो गया। इस प्रकार आपके ये जो चैप्टर है एंड हो चुका है, जिसके अंदर अपना आत्म परिचय, पूरी कविता का जो है भावार्थ समझा, हरिवंश राय बच्चन का पूरा परिचय समझा, और उनकी 2 कविताएं जो आत्म गीत को समझा, और प्रश्न उत्तर को भी हल किया। इसके बाद जल्दी किसी नए वीडियो में और नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद।